तो आप भी अपना सेल्स सेंटर चलाते हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं और आपके पास कोई कस्टमर आते हैं और वो बोलते हैं कि ये मेरा 10,000 लीजिए और आप मुझे फ़ोन पे कर दीजिए। आप क्या करते हैं कि फ़ोन पे उनको कर देते हैं और आप उनसे जो चार्ज होता है 100 रुपीज़ का वो आप चार्ज उनसे ले लेते हैं और आप बहुत खुश होते हैं कि चलिए इसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं अगर आप में से कोई भी ये गलती कर रहे हैं तो, क्योंकि आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आपके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे अगर मैं मनी ट्रांसफर नहीं करूंगा, जो सेल्स सेंटर चलाते हैं वो अगर मनी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर उनका इनकम ही क्या होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है वो मनी ट्रांसफर करने से ही होता है। तो उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनल में सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको मनी ट्रांसफर कैसे करना चाहिए ताकि आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो और आप अनलिमिटेड मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं अक्षय गुप्ता और आप देख रहे हैं अक्षय टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं कई वर्षों से अपने शहर डाल्टनगंज के रेडवा चौक पे अपना सेल्स सेंटर यानी कि जनसेवा केंद्र चलाता हूं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लेकर के आया हूँ, क्योंकि जो भी सेल्स सेंटर चलाते हैं उनमें से लगभग 80% जो सेल्स सेंटर वाले होते हैं उनको सही से जानकारी ही नहीं होता है कि वो अपना जो मनी ट्रांसफर करते हैं उनको कैसे मनी ट्रांसफर करना चाहिए। और वो क्या करते हैं कि अपने फोन पे से, अपने पर्सनल फोन पे, गूगल पे या यूपीआई से मनी ट्रांसफर कर देते हैं और जो कस्टमर से जो चार्ज होता है वो चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि आप जो फोन पे यूज करते हैं वो आपको पर्सनल यूज करने के लिए बनाया गया है, ना कि आपको कमर्शियल यूज के लिए। कमर्शियल का मतलब होता है कि आप फोन पे कर करके आप पैसा उसे अर्न नहीं कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होगा। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या दिक्कत होने वाला है, मैं तो करंट अकाउंट यूज करता हूँ। तो चाहे आप करंट अकाउंट यूज कर रहे हो, चाहे सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हो, चाहे आप जीएसटी के थ्रू ही अपना जो अकाउंट ओपनिंग कराए हो वो भी क्यों ना कराए हो, आपको मनी ट्रांसफर करने में दिक्कत होगा। क्योंकि मनी ट्रांसफर जो होता है और एक फोन पे का जो यूज करना होता है वो अलग होता है। फोन पे यूज करने का जो मतलब होता है कि आपको पर्सनल यूज करने के लिए यूज करना है, या अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका कुछ लेन देन होता है, आप मान लीजिए कि कपड़ा का दुकान है, आपको जो माल लेन देन करना होता है उसके लिए आप पैसा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कमर्शियल यूज के लिए यानी कि आप कस्टमर को 10,000 सेल कर भेजते हैं पैसा और उनसे आप 100 रुपये के चार्ज करते हैं, तो ये फोन पे के थ्रू या यूपीआई के थ्रू ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि मेरे पास करंट अकाउंट है या 4 करंट अकाउंट है या 5 करंट अकाउंट है तो मुझे क्या होगा। देखिए, आप कोई भी करंट अकाउंट यूज कर रहे हो, चाहे सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि मेरे पास 7 बैंक अकाउंट है तो मैं अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, जिससे ज़्यादा आइडिया जो है वो नहीं पता चलेगा कि कैसे मतलब कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बैंक अकाउंट आपका 7 ही क्यों ना हो, 10 ही अकाउंट क्यों ना हो, लेकिन आपका जो पैन कार्ड होता है वो एक ही होता है। तो जो आपका बैंक है वो सभी जो बैंक होता है वो आपका एक ही पैन कार्ड से लिंक होता है, यानी कि आप जितना भी लेन देन कर रहे हैं वो आपका एक पैन कार्ड में सारा दिख जाएगा और सारा शो आपका कर देगा। तो आप जितना भी बैंक से या फोन पे से मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको नहीं पता था, आपको बैंक वाले आप पे नोटिस कर रहे होंगे, आपको उनका जरूर डाटा आपके पास, आपका जो डाटा है उनके पास जा रहा होगा कि वो इतना लेन देन कैसे कर सकता है। क्योंकि उनके पास अगर आपका उससे बचना है तो आपको एक बिजनेस का भी प्रूफ दिखाना होगा कि आपका क्या बिजनेस है, और साथ में बिजनेस भी है तो आप सिर्फ बिजनेस यूज के लिए ही आप अपना फोन पे यूज कर सकते हैं, ना कि आप कमर्शियल यूज के लिए ये चीज कर सकते हैं। अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो आप आधार से पैसा निकासी जरूर कर रहे होंगे। तो आधार से अगर आप पैसा निकासी कर रहे होंगे तो मैंने बहुतों लोगों को देखा, या मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये लोग जरूर करते ही होंगे, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में अपना सेल्स सेंटर शुरू किया था तो मैं भी यही कर रहा था। तो जो सेल्स सेंटर चला रहे हैं, जो एपीएस यानी कि आधार से जो पैसा निकासी करते हैं, उसमें से कोई कस्टमर आपके पास अगर आ जाता है, आप बोलते हैं कि भैया लीजिए मेरा 10,000 कहीं सेंड करना है, तो आप करते क्या हैं कि आप अपने जो एपीएस आईडी होता है उसमें जो पैसा आप आधार से पैसा निकासी किए हुए रहते हैं उसी पैसा को अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं। बार बार सेटलमेंट करते हैं, 10,000 आया तो सेटलमेंट कर लिए, 20,000 आया तो सेटलमेंट कर लिए। और आप क्या करते हैं कि मान लीजिए 10,000 सेटलमेंट अपने अकाउंट में किए तो आपके अकाउंट में 10,000 शो कर रहा है, फिर आप कस्टमर के अकाउंट में 10,000 भेज दिए, तो 10-20,000 का ट्रांजेक्शन आपका हो गया, लेकिन आपको आइडिया नहीं है। तो आप ये भी कहिएगा कि भैया अगर मैं मनी ट्रांसफर नहीं करूँगा, मेरे पास कोई कस्टमर आएंगे और उनका मैं पैसा नहीं भेजूंगा, तो मेरे बगल में कोई सेंटर चला रहे हैं वो तो जरूर ही भेज देंगे।
तो जानकारी का अभाव का ये हो सकता है कि वो आपको जरूर मनी ट्रांसफर वो कर दें, यानी कोई ना कोई मनी ट्रांसफर कर ही देगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि क्या मैं मनी ट्रांसफर ना करूं और जो सामने वाला सीएससी सेंटर खुला है वो मनी ट्रांसफर कर दिया, वो कस्टमर सारा उनके पास चला जाए? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन है अपने के पास। बस आप अपना मतलब मैं खुद सीएससी सेंटर चलाता हूं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको सोचा कि क्यों जो नए सीएससी सेंटर जो अपने भाई लोग खोले होंगे, शायद उनको जानकारी का अभाव नहीं होगा और नए नए होंगे और उनको सही से आइडिया नहीं होगा और वो क्या कर रहे होंगे, खूब सारा कस्टमर आ रहे होंगे और जितना भी पैसा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सीएससी सेंटर चलाते हैं, उनके पास अगर 50,000 कस्टमर 50,000 भेजने के लिए कोई आ जाए, 1 लाख भेजने के लिए आ जाए ना, तो नए नए जो होते हैं वो तुरंत भेज देते हैं। सोचते हैं कि मेरे पास करंट अकाउंट है, मुझे क्या दिक्कत होगा, सेविंग अकाउंट है, क्या दिक्कत होगा, मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो मुझे क्या दिक्कत होगा। तो ये बहुत बड़ा गलती है। अगर आप अपना सीएससी सेंटर चला रहे हैं तो एक फिक्स अमाउंट रखिए कि मैं 10,000 या 20,000 से ज़्यादा का लेन देन नहीं करूँगा, क्योंकि आप अपना एक सीएससी सेंटर चला रहे हैं, ना कि आप एक बैंक चला रहे हैं। ये बैंक का काम है कि आपका कोई 1 लाख के लिए कस्टमर आ गया तो 1 लाख भेज दिए, 50,000 का भी आ गया तो 50,000 भेज दिए। आप एक सेवा दे रहे हैं तो आपको सेवा के रूप में आपको एक अमाउंट को फिक्स करके रखना चाहिए। आप एक लिमिट कर लीजिए कि 10,000 या 20,000 से ऊपर का मैं लेन देन नहीं करूँगा और उसी में आपको अच्छा अपना इनकम भी कर लेना है। लेकिन मेन तो बात यहाँ पे ये आता है कि मनी ट्रांसफर करें तो कैसे करें। आप फोन पे से मनी ट्रांसफर, मैं बता रहा हूँ मनी ट्रांसफर नहीं करना है, गूगल पे से नहीं करना है, यूपीआई से नहीं करना है, तो फिर मनी ट्रांसफर कैसे करें? तो जी हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपको जो मनी ट्रांसफर है आपको फोन पे से करना है, ना गूगल पे से करना है, यूपीआई से करना है। आपको पर्सनल आपका बैंक आईडी से यूज ही क्यों करना है? आप इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं होगा। अगर आप फोन पे से अगर मनी ट्रांसफर करते हैं या पैसे का लेन देन अपने फोन पे से कर लेते हैं, डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा मंगाते हैं कस्टमर से, तो आप जैसे मेरा जो शॉप है वो मेन चौक पे है, शहर में है, तो मेरे पास जो 90% कस्टमर होते हैं वो अनजान कस्टमर आते हैं। मैं नीचे में अगर ये अपने पर्सनल फोन पे में या पर्सनल फोन पे से मनी ट्रांसफर करूंगा तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ, हो सकता है वो इलीगल पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे, मेरे अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। और हुआ भी है, स्टार्टिंग में मेरा बहुत से अकाउंट फ्रीज भी हुआ है और कस्टमर तो आपके पास आएंगे ही, तो वो आपके पास नहीं आएंगे, आप नहीं कीजिएगा तो कहीं और चले जाएंगे, तब कस्टमर भी बनाना है। तो आप स्टार्टिंग में मना भी नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा आपको जानकारी का अभाव होता है। तो आपको जानकारी का अभाव होता है और जो भी सीएससी सेंटर चलाते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो इनकम होता है वो मनी ट्रांसफर से ही होता है। क्योंकि मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ज़्यादातर कस्टमर जो आते हैं डेली जो आते हैं वो ज़्यादा मनी ट्रांसफर के लिए आते हैं। आप आधार से जो पैसा निकासी है वो तो आप एपीएस आईडी से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मनी ट्रांसफर करने से ज़्यादा दिक्कत होता है। वो क्या, उसी में से ज़्यादा आपका ट्रांजेक्शन बढ़ता है। या जो कस्टमर होते हैं वो आधार से पैसा निकासी ना करके वो बोलते हैं कि मैं आपको आपके स्कैनर पे या आपके फोन पे नंबर पे आपका पैसा भेज दूंगा, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो ये भी गलत तरीका है। आप ना अपने गूगल पे या फोन पे ना पैसा लीजिए, ना ही पैसा अपने सेंड कीजिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आपके पास अगर आप मनी ट्रांसफर करें तो आपके पास एपीएस आईडी जरूर होगा, यानी कि आपका कोई भी कंपनी का एपीएस आईडी यानी कि आधार से जो पैसा निकासी करना होता है उसका एक आईडी लेना पड़ता है, एपीएस आईडी जिसको बोलते हैं। उस आईडी के माध्यम से आप अपना आधार से पैसा निकासी जो होता है वो कस्टमर का करते हैं। तो जो आधार से पैसा निकासी होता है कस्टमर का, वो एपीएस आईडी में ही पैसा सारा आ जाता है। यानी कि अगर 10,000 निकालने कस्टमर का तो आपके एपीएस आईडी में पहले पैसा 10,000 आएगा। तो जिनको जानकारी नहीं होता वो क्या करते हैं कि वो एपीएस आईडी में जो पैसा आता है उनको जल्दी से एकदम पूरा अपने अकाउंट में साथ चाहते हैं कि सेटलमेंट करते जाएं और अपने अकाउंट में बार बार सेटलमेंट करते हैं, वो ट्रांजेक्शन उनका बढ़ते जाता है। आपको ये नहीं करना है। उसी में से जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जो भी एपीएस आईडी होता है उसमें आपका मनी ट्रांसफर का ऑप्शन देता है, ठीक है। मनी ट्रांसफर का जो सर्विस होता है वो लगभग सभी एपीएस में देता है, जिसको मनी ट्रांसफर या डीएमटी भी बोलते हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर भी बोल सकते हैं आप, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी जो होता है वो बोल सकते हैं आप। उसके माध्यम से यानी कि अगर मान लीजिए कि जो कस्टमर आते हैं आपके पास आधार से पैसा निकासी करते हैं, उसी पैसा को आपको क्या करना है कि उसी एपीएस आईडी के माध्यम से आपको कस्टमर जो मनी ट्रांसफर के लिए आएंगे आपके पास, उनका बैंक अकाउंट आधार नंबर या आधार का जो है वो प्रूफ ले करके आपको डीएमटी कर देना है, यानी कि आपको मनी ट्रांसफर एपीएस आईडी से कर देना है। वहां से अगर मान लीजिए वही पैसा आता है वहीं से किसी अकाउंट में चला जाता है, आपको कैश भी आपके पास मिल जाएगा और आपका फोन पे सबका जो लफड़ा है कि फोन पे में आप पैसा लेते हैं कैश के लिए, उसका भी लफड़ा आपका दूर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना जो मनी ट्रांसफर है वो अपने एपीएस आईडी से कर सकते हैं,
ये कोई भी एपीएस आईडी हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो कस्टमर आते हैं आपके पास, मान लीजिए आधार से पैसा निकासी करने आते हैं, तो वो आधार से किन्हीं का पैसा नहीं निकलता है। वो चाहते हैं कि मुझे जल्दी है, आप फोन पे से पैसा मेरे ले लीजिए, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो जो मैं एपीएस आईडी यूज करता हूँ उसमें मेरे को और अच्छा प्लस पॉइंट है कि उसमें मुझे स्कैनर का भी ऑप्शन देता है। यानी कि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि अब मैं आपको 5,000 रुपये सेंड करूँगा, आप मुझे कैश दीजिए, तो मुझे जो एपीएस आईडी है उसमें 5,000 डाल के और नंबर डाल के स्कैनर ऑटोमेटिक आ जाता है। उसको कस्टमर क्या करना है कि स्कैन करना है। जैसे स्कैन करता है तो मेरा एपीएस आईडी में ही जो 5,000 है वो आ जाएगा। तो वहाँ से मैं चेक करके फिर कस्टमर को वहाँ से कैश भी आसानी से दे सकता हूँ। मुझे ये फ़ोन पे में जो आने जाने का पैसा है वो लफड़ा ही खत्म हो जाता है। तो मैं अपना जो पर्सनल फ़ोन पे है उसको मैं दूर करके रखता हूँ, और जो एपीएस आईडी होता है उसके माध्यम से ही मैं सारा जो मनी ट्रांसफ़र होता है, ये आधार से पैसा निकासी करना होता है, पैसे का लेन देन करना होता है, सारा मैं वहीं से लगभग करता हूँ। लेकिन ये डीएमटी जो होता है उसमें एक दिक्कत और आता है कि उसमें सिर्फ आप बैंक पासबुक के ही माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि आपको जो भी नए कस्टमर होंगे उनका पहले आपको आधार का केवाईसी करना होता है, उसका बैंक ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि मनी ट्रांसफ़र जो करते हैं आप एपीएस आईडी के माध्यम से, तो आपको वहाँ पे मान लीजिए अगर आप खुद से पर्सनल आईडी से अगर 10,000 कहीं सेंड करते हैं तो आप उसे 100 रुपये का चार्ज कर लेते हैं। ये 100 रुपये आप अपने जेब में रख लेते हैं, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट बच जाता है। लेकिन ये सही नहीं है कि आप फ़ोन पे से इतना का लेन देन करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको पक्का है कि इनकम टैक्स का नोटिस जरूर आएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये आप लेन देन यहाँ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी आपको 1% का चार्ज लेना है। यानी कि अगर कोई कस्टमर बोलता है कि आप 10,000 मुझे भेज दीजिए मेरे अकाउंट में या कैसे भी, तो आपको 100 रुपये का चार्ज लेना ही लेना है, क्योंकि आपका चार्ज कटेगा ही। तो आपको वहाँ करना क्या है कि जो आप कोई भी एपीएस आईडी के माध्यम से आप जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें क्या होता है कि 50 यानी कि 1% जो आपको कस्टमर से लेना है, 0.5%, कोई 0.4% आपको कमीशन रिटर्न मिलता है। यानी कि आपको 100 रुपये का 100 रुपये आपको नहीं मिलेगा। आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं, 10,000 करते हैं, तो आपको उसमें से 40 रुपया 30 रुपया ही आपको कमीशन मिलता है। लेकिन आपको वहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन का इशू नहीं होगा, आप आसानी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपका फ़ोन पे का ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है, आपका बैंक अकाउंट का ट्रांसफ़र बढ़ रहा है। आप वहाँ से 1 लाख का, 50,000 का, 2 लाख का भी ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो कमर्शियल आईडी ही होता है आपको मिला हुआ। यानी कि आप कमर्शियल बिजनेस पर्पज से ही आप आईडी लिए हुए हैं, तो वहाँ से आप लेन देन आसानी से कर सकते हैं। आपको यहाँ से फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इस तरीक़े से अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जितना भी करना चाहें आप एपीएस आईडी के माध्यम से ही यूज कीजिए। एपीएस आईडी के माध्यम से आधार से पैसे निकासी भी कीजिए और मनी ट्रांसफ़र भी आप वहीं से कीजिए। आपको वहाँ से फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और भविष्य में आपका लॉन्ग टाइम तक अगर बिजनेस करना है तो आपको ये ज़रूर फॉलो करना होगा। अगर आप लालच से फंसते हैं तो आप अभी नहीं तो आने वाले टाइम में ज़रूर मुसीबत में फंसिएगा। तब आपको ये वीडियो ज़रूर याद आएगा कि भैया जो बताए थे वो सही बताए थे। तो आप अभी से ही अलर्ट रहिए। अगर अभी भी ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही इस पर थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। आई होप कि आपको ये जानकारी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद सेल्स सेंटर चलाता हूँ, यानी कि जन सेवा केंद्र चलाता हूँ। तो मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। अगर आप सेल्स सेंटर का कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, साइबर कैफे ग्रो कैसे करना है, सेल्स सेंटर काम कैसे सीखना है, सारा जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।